के ऊपर. So now we'll be entering into doubly reinforced section. तो कुछ भी लिखने से पहले हम बात कर लेते हैं डबली reinforced section कब प्रोवाइड किया जाता है. When we go for doubly reinforced section. So today's point of discussion will be doubly reinforced section. So doubly reinforced section. Today's class will be dedicated to this doubly reinforced section. अब क्या है doubly reinforced section? When the grade of concrete, when the grade of steel, when the size of the section यानी उसकी width और उसकी overall depth are fixed. जब आपने grade of concrete, grade of steel section की size को fix कर दिया है, आपका limiting moment of resistance भी क्या हो जाएगा? Singly reinforced section के लिए fix हो जाएगा. आप जो reinforcement प्रोवाइड करोगे वो या तो अंडर reinforced सेक्शन के लिए दोगे या बैलेंस सेक्शन के लिए दोगे. अगर आपने reinforcement दी अंडर reinforced और बैलेंस सेक्शन के लिए, इसका मतलब जो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर सकते हो सिंगली reinforced सेक्शन के ऊपर वो भी फिक्स हो जाएगा. तो अगर बेंडिंग मोमेंट आपने अप्लाई किया विच इज मोर देन लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, जो एरिया ऑफ स्टील निकल के आएगा वो आपके क्रॉस सेक्शन को ओवर reinforce कर देगा. So if now the moment applied becomes more than the limiting moment of resistance, the area of steel which will come out will make your section over reinforced. ये आपके सेक्शन को over reinforce कर देगा. क्लियर है चीज? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. अगेन आई एम रिपीटिंग. अगर आपने ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील और मेंबर की साइज को फिक्स कर दिया तो आपका जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स हो जाएगा. दैट विल आल्सो गेट फिक्स्ड. तो अगर आपने बैलेंस या अंडर reinforced सेक्शन बनाया तो आप अपने सेक्शन के ऊपर एक फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट को ही अप्लाई कर सकते हो विच इज इक्वल टू लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट. पर अगर मुझे इससे ज्यादा मोमेंट कैरी करवाना है तो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से अगर आपको ज्यादा मोमेंट कैरी करवाना है तो एरिया ऑफ स्टील जो निकल के आएगा वो आपके सेक्शन को ओवर reinforce कर देगा. और ओवर reinforce हो गया हमारा सेक्शन, इसका रिजल्ट हमें पता है. तो फेलियर कैसा होता है? ब्रिटल फेलियर होता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? इसका सॉल्यूशन हमने निकाला ये जो आपकी एडिशनल बेंडिंग मोमेंट है जो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट के ऊपर है, इस एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कंप्रेशन साइड पे भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो टू बेयर दिस एडिशनल मोमेंट वी कैन प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट ऑन कंप्रेशन साइड आल्सो. और ये क्या करेगा? एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा. क्लियर है चीज? अब जरूरी नहीं है डबली reinforced सेक्शन इस एडिशनल मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए दिया जाता है. डबली reinforced सेक्शन हम उस कंडीशन में भी प्रोवाइड करते हैं व्हेन यू हैव टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन आइदर ड्यू टू क्रीप और श्रिंकेज. अगर आपको क्रीप और श्रिंकेज की वजह से डिफ्लेक्शन कम करानी है तब भी डबली reinforced सेक्शन दी जाती है. या अगर आपके सेक्शन के ऊपर स्ट्रेस की रिवर्सल है, स्ट्रेस की रिवर्सल जैसे विंड लोडिंग, अर्थक्वेक लोडिंग, उस केस के अंदर भी हम डबली reinforced सेक्शन देते हैं. तो जरूरी नहीं है डबली reinforced सेक्शन हमेशा स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है. डबली reinforced सेक्शन को देने के दो रीजन और भी हैं. एक, टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज. सेकंड, वेयर द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस, जहां पे डायनेमिक लोडिंग लग रही हो. अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट कर लो. एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. तो ये बेसिक जानकारी दी मैंने आपको डबली reinforced सेक्शन की. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डबली reinforced सेक्शन व्हिच आई हैव गिवन यू. क्लियर है? चले, चलो मेंशन कर दो इन सारे पॉइंट्स को. तो अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन से व्हाट वी कैन से. तो इफ पहला पॉइंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा पॉइंट ग्रेड ऑफ स्टील, तीसरा पॉइंट साइज ऑफ सेक्शन B and D. तो grade of concrete, grade of steel and size of section are fixed. Then limiting moment of resistance which is equal to what? Q limiting BD square. Q limiting BD square is also fixed. For singly reinforced section. For singly reinforced section. पहला पॉइंट तो मैंने आपको यही बताया था. This was the first point of discussion. Clear है? Today's world there is no singly reinforced section. भाई क्यों नहीं है singly reinforced section? मैं अपनी मर्जी से देने लग जाऊंगा क्या doubly reinforced section?
जब मेरे को बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से कम कैरी करवाना है, मैं क्यों डबली रीइंफोर्स सेक्शन दे दूंगा? एंड व्हेन आई एम सेइंग डबली रीइंफोर्स सेक्शन, इसका मतलब आपने बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है। तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें मेन रीइंफोर्समेंट दे रखी है आपने न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ। So to resist the bending, main reinforcement is provided. तो ये कहां से आ गया? इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज नो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। मतलब आज के वर्ल्ड में जो बेंडिंग मोमेंट लगता है वो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा ही लग रहा होता है। मींस इन टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बेंडिंग मोमेंट हमेशा लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा ही लगता है बीम के ऊपर, तो इसलिए हम हमेशा डबली रीइंफोर्स सेक्शन देते हैं। अरे न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ जरूरी थोड़ी है, न्यूट्रल एक्सिस के दूसरी तरफ जरूरी थोड़ी है मेन रीइंफोर्समेंट दे दूं मैं। So when I say doubly reinforced section, it means reinforcement to resist the bending is being provided on both the sides of neutral axis. तो इसलिए चुपचाप बैठ के बस सुनते रहो अभी। So is also fixed for singly reinforced section. Next point of reference. Next point क्या बोल सकते हैं? Next point हम बोल सकते हैं if singly reinforced section, if singly reinforced section is designed for bending moment greater than limiting bending of resistance, क्या हो जाएगा? So if singly reinforced section is designed for bending moment greater than limiting moment of resistance, then area of steel provided would make this section over reinforced. तो दूसरी बात आपको ये बताई थी, would make this section over reinforced, ये सेक्शन को क्या बना देगा? over reinforced बना देगा। hence अब क्या कर सकते हैं हम? hence this additional bending moment can be resisted, इसको कैसे resist किया जा सकता है? can be resisted by providing reinforcement on the compression side of the section also. On the compression side of the section also. On the compression side of the section also. Termed as doubly reinforced section. इसी को क्या बोलते हैं? Termed as doubly reinforced section. तो अगर मैंने reinforcement दी है compression side पे मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, उसको मैं क्या बोलूंगा? डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बोलूंगा। तो टर्म्ड एज डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और न्यूट्रल एक्सिस के दूसरी साइड पे रीइंफोर्समेंट देने के और भी रीजन हो सकते हैं, वो कोई मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए नहीं प्रोवाइड कर रखा है। स्ट्रेंथ जरूरी ना भी हो और ओवर रीइंफोर्स्ड होने को है तो डबली रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेटा अगर स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है तो ओवर रीइंफोर्स्ड होगा ही नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट जो आप अप्लाई कर रहे हो वो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से कम है तो फिर तो डबली रीइंफोर्स हो नहीं सकता। देन देयर इज नो नीड ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन। तो जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो बेंडिंग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बेंडिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो ये हमारा क्या आ गया? डबली रीइंफोर्स सेक्शन आ गया। फिर अगली जानकारी क्या दी थी? अगली जानकारी ये दी थी कि डबली रीइंफोर्स सेक्शन और किस कंडीशन में प्रोवाइड किया जा सकता है। So we can say doubly reinforced section can also be provided. So doubly reinforced section can also be provided to reduce the deflection, due to creep and shrinkage. Or when section is subjected to dynamic loading. So or when section is subjected to dynamic loading, और हमारे sections के ऊपर क्या लग रही है? Dynamic loading लग रही है। Or when section is subjected to dynamic loading. Or when section is subjected to dynamic loading. Section is subjected to dynamic loading.
हमारे सेक्शन के ऊपर डायनेमिक लोडिंग लग रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस रिवर्सल बोल सकते हैं। स्ट्रेस रिवर्सल। सिरप्स को टाई करने के लिए भी ऊपर देते हैं। सिंगली रीइंफोर्स्ड है तो है प्रोवाइडेड, अभी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट देयर ऑल्सो टॉप साइड रीइंफोर्समेंट बार। अरे तो भाई टॉप साइड रीइंफोर्समेंट आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया डबली रीइंफोर्स हो गया। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया चुपचाप बैठ के सुनते रहो कि सर टॉप साइड पे रीइंफोर्समेंट आ गया तो डबली रीइंफोर्स हो गया। अभी पीछे लिखा है डबली रीइंफोर्स क्या होती है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है आप लोगों के लिए, भैया डबली रीइंफोर्स सेक्शन वो सेक्शन होगा जिसमें आपने कंप्रेशन साइड पे रीइंफोर्समेंट दी है मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, टू रेजिस्ट दी मोमेंट। पर जरूरी नहीं है मैं न्यूट्रल एक्सिस के दूसरी तरफ भी रीइंफोर्समेंट दे दूं मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, और भी रीजंस होते हैं। देयर आर सेवरल अदर रीजंस ड्यू टू विच रीइंफोर्समेंट मे बी प्रोवाइडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, बट इट विल नॉट बी अ डबली रीइंफोर्स सेक्शन, वो डबली रीइंफोर्स सेक्शन नहीं होगा। तो ये तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई डबली रीइंफोर्स सेक्शन की। क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो आपने कंप्रेशन साइड पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है टू रेजिस्ट द मोमेंट, उसकी बकलिंग को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड इट्स बकलिंग, आपको उसको इंक्लोज करना पड़ेगा सिरप्स के अंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो आपने कंप्रेशन साइड पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है उसको हमेशा इंक्लोज किया जाता है सिरप्स के अंदर टू अवॉइड इट्स बकलिंग, उसकी बकलिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस पॉइंट को मेंशन कर देता हूं। सो टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ, so to avoid the buckling of reinforcement on compression side, to avoid the buckling of reinforcement on compression side, it must be enclosed, it must be enclosed। और यहां से एक सवाल बनता है आपका, भी सवाल बताता हूं क्या है। it must be enclosed within stirrups, जिसको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। it must be enclosed within the stirrups, so it must be enclosed within the stirrups। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने कंप्रेशन साइड पे रीइंफोर्समेंट दी, उसके चारों तरफ आप क्या लगाओगे? स्ट्रिप्स लगाओगे, ताकि उसमें क्या नहीं हो? बकलिंग नहीं हो। इसकी उल्टी बात जरूरी नहीं है। उल्टी बात जरूरी है मतलब, अगर आपने स्टिरप्स प्रोवाइड कर रखी है तो जरूरी नहीं है स्टिरप्स को होल्ड करने के लिए आप कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट दो। So it is not necessary to hold these stirrups. We will provide compression reinforcement. Compression reinforcement वो reinforcement होती है जो हमने compression side पे दी मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, टू रेजिस्ट दी मोमेंट। हाँ, स्टिरप्स को होल्ड करने के लिए आप हैंगर बार्स दे सकते हो। टू होल्ड दी स्टिरप्स वी कैन प्रोवाइड दी हैंगर बार, पर उसका काम मोमेंट रेजिस्ट करना नहीं होता। इट्स पर्पस इज नॉट टू रेजिस्ट दी मोमेंट। तो दोनों बातों में फर्क है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ दी पॉइंट्स। क्लियर? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, स्टिरप्स जरूरी है। स्टिरप्स है, जरूरी नहीं है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। नॉट नेसेसरी यू हैव टू प्रोवाइड द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर डबली रीइंफोर्स सेक्शन, फॉर डबली रीइंफोर्स सेक्शन डी डैश बाय डी की वैल्यू, अगर हमारा सेक्शन डबली रीइंफोर्स है, अगर हमारा सेक्शन डबली रीइंफोर्स है, उस केस में डी डैश बाय डी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 0.05 से लेके 0.20। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? इसको हम इंश्योर कराएंगे, और यहीं से अब डबली रीइंफोर्स बीम की डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब डी डैश बाय डी क्या है, इस बात को समझने के लिए मैंने बीम ही बना के दे दिया आपको। टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई हैव ड्रॉन द बीम इटसेल्फ। तो अब कंप्रेशन साइड पे भी रीइंफोर्समेंट है और टेंशन साइड पे भी रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट इज देयर ऑन द टेंशन साइड आल्सो। सारे डायमेंशंस मार्क कर देता हूं। ये ओवरऑल डेप्थ है, ये अफेक्टिव डेप्थ है। कंप्रेशन साइड की जो अफेक्टिव डेप्थ है टॉप फाइबर से, इसको हमने डी डैश बोल दिया, दैट इज टर्म्ड एज डी डैश। सो डी डैश और बड़ा डी, सो दिस इज कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज डी डैश, इसको हम डी डैश बोल देते हैं। सो कैपिटल डी, स्मॉल डी,
दिस इज डी डैश। तो आपको डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 0.05 से लेके 0.2 रखनी पड़ेगी एक डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए। यानी यहां से क्या निकल के आ जाएगा? यहां से आपको स्ट्रेन मिल जाएगा कंक्रीट के अंदर एट द लेवल ऑफ व्हाट? अरे भैया अभी हैंगर बार हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्यों इतना बावले हो जाते हो? अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन डबली रीइंफोर्स सेक्शन है। जब मैं शेयर बताऊंगा आपको, जब स्टिरअप्स की बात करेंगे वहां पे बताया जाएगा। कोई चीज है जो छोड़ी हुई हो मैंने, पर जिस समय पे जिस चीज के ऊपर फोकस करना है उसके ऊपर फोकस करो, फालतू की बातों पे दिमाग मत लगाओ। बात चल रही है डबली रीइंफोर्स सेक्शन की, सर हैंगर बार बता दो। जब स्टिरअप्स आएंगे तब बता दूंगा ना मैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगर डी डैश बाय डी की वैल्यू 0.05 से लेके 0.2 के बीच में है, एंड द वैल्यू ऑफ डी डैश बाय डी इज इन द रेंज ऑफ 0.05 टू 0.2, बाय द वैल्यू ऑफ दिस डी डैश बाय डी वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द स्टील। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं स्ट्रेन कंक्रीट में, कहां पर? उस लेवल पर जहां पे आपने स्टील प्रोवाइड किया हुआ है। डी डैश कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के सीजी से टॉप फाइबर, बिल्कुल वही बनाया हुआ है। अगर वो चीज दिख नहीं रही है तो मैं लाइन भी मार्क कर देता हूँ। इफ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट तो एक लाइन भी मार्क करके दे देता हूँ आपको कि डी डैश और डी कहां से मेजर किया हुआ है। तो कंप्रेशन फाइबर के सीजी से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक डी डैश है, और टेंशन फाइबर के सीजी से लेके एक्सट्रीम कंक्रीट के फाइबर तक डी है। तो वो मैंने अब लाइन भी बना के दे दी अब यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन कैन आल्सो बी ड्रॉन। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ कम्स द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे निकल के आती है? हाउ द कैलकुलेशन कैन बी एनालाइज्ड? देन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा स्ट्रेन डायग्राम। फॉर दिस आई हैव टू चेक द स्ट्रेन डायग्राम। तो कंक्रीट का स्ट्रेन डायग्राम निकाला, ये हमारे कंक्रीट का स्ट्रेन डायग्राम है। दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द कंक्रीट। स्टील से मतलब ही नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद द स्टील। एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0035। सो 0.0035, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सयू लिमिटिंग, सो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालना है मुझे? स्ट्रेन निकालना है कंक्रीट में, कहां पर? जहां पर आपने स्टील प्रोवाइड कर रखा है, वेयर स्टील इज बीइंग प्रोवाइडेड। दैट बिकम्स अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं। सो ए बी सी डी ओ, तो हम बोलेंगे फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो इसको हम बोलेंगे 0.0035 डिवाइड बाय एक्सयू लिमिटिंग। सो डिवाइड बाय एक्सयू लिमिटिंग, सो डिवाइड बाय एक्सयू लिमिटिंग, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। जरा दूरी बताना, ये दूरी निकल के आएगी एक्सयू लिमिटिंग माइनस डी डैश। तो दिस डिस्टेंस बिकम्स डी डैश। तो ये दूरी हमारी कितनी है? डी डैश है। सीजी ऑफ द कंप्रेशन स्टील फ्रॉम द टॉप फाइबर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी डैश फ्रॉम द टॉप फाइबर। सिंप्लीफाई करो, अब तो सिमिलर ट्राइंगल लगा दिया हमने यहाँ पे। आई हैव अप्लाइड द सिमिलर ट्राइंगल, बिल्कुल। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील इज इक्वल टू व्हाट? तो स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0.0035 XU limiting minus D dash divide by XU limiting. So divide by XU limiting. Clear है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए 0.0035 1 minus, so 1 minus D dash by XU limiting. So 1 minus D dash by XU limiting. So 1 minus D dash by XU limiting. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको और क्लियर से एनालाइज करें, सो 0.0035 1 माइनस, अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई चेंज निकल के आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर? मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दिया? सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिया किससे? d से। देयर इज नो मैथमेटिकल चेंज। अब कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है। क्लियर है चीज?
आपको एक्स2 लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू पता है फॉर एवरी ग्रेड ऑफ स्टील। हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपको एक्स2 लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू पता है। डी डैश बाय डी की वैल्यू कितनी होती है? 0.05 से लेके 0.2 के बीच में। इट्स वैल्यू फॉल्स इन द रेंज ऑफ 0.05 टू 0.2। अब मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूं। नाउ आई एम गिविंग यू द टेबल। अगले पेज पे गया तो स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील फॉर डिफरेंट grade of steel and d dash by d values। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है अपने सवालों के लिए, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है अपने प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम बोलेंगे ग्रेड ऑफ स्टील। सो आई विल से ग्रेड ऑफ स्टील। कौन कौन सी ग्रेड है? Fe250 है, Fe415 है, Fe500 है। क्लियर है? डी डैश बाय डी की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे? सो डी डैश बाय डी की वैल्यू, सो हम लेंगे डी डैश बाय डी इक्वल्स टू 0.05। हम लेंगे डी डैश बाय डी इज इक्वल टू 0.1। हम लेंगे डी डैश बाय डी इज इक्वल टू 0.15। सो डी डैश बाय डी इज इक्वल टू 0.15। आई विल टेक द वैल्यू ऑफ डी डैश बाय डी इक्वल्स टू 0.2। तो मैंने चार वैल्यू कंसीडर कर ली। डी डैश बाय डी 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 और 3 ग्रेड ऑफ स्टील है। तो 4 डी डैश बाय डी है, 3 ग्रेड ऑफ स्टील है। जरा इस एक्सप्रेशन में डी डैश बाय डी और हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू पुट करना और मुझे ये टेबल कंप्लीट करके दे देना। Fe250 के लिए चारों वैल्यूज बताओ कितनी निकल के आ रही है। Fe250 के लिए चारों वैल्यूज बताना कितनी निकल के आ रही है। पहली, व्हेन डी डैश बाय डी इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कमिंग आउट? स्ट्रेन कितनी आ रही है? 0.00169। तो 0.00317 लिख दिया मैंने, तो 317। अगली वैल्यू कितनी है शाहरुख खान? व्हाट द नेक्स्ट वैल्यू शाहरुख? बाकी लोग भी बताओ। फॉर 0.100283, 0.00283 क्रॉस वेरीफाई करते जाना बाकी लोग भी। ये जो शाहरुख बता रहा है मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूं। सो 0.00283 हो सकता है वैल्यू में थोड़ा बहुत डेविएशन हो, तो क्रॉस वेरीफाई करना इस चीज को। ठीक है, प्रियांशु ने भी बता दिया तो यही आंसर होगा। सो 0.00283 एब्सोल्युटली करेक्ट। 0.15 के लिए 0.0025, सो 0.0025 ठीक है। 0.2 के लिए व्हाट अबाउट 0.2? 0.2 के लिए 0.00218। चलो बहुत बढ़िया शाहरुख, हाँ बता दिया। अब Fe415 के लिए आ जाओ। अब Fe415 पे आ जाओ, डायरेक्टली वैल्यू बताते जाओ। 0.05 के लिए, 0.05 के लिए 0.00218 हो गया ये सवाल। तो Fe250 खत्म, Fe250 इज फिनिश्ड। अग्निहोत्री बता रहा है 0.00314, 0.00314। देन 0.1 के लिए, फॉर 0.1, फॉर 0.1 0.00277, 0.00277 यानी पॉइंट मैंने 28 कर दिया, राउंड ऑफ करके 0.28 लिख दिया। देन 0.15 के लिए, 0.15 के लिए प्रियांशु बोल रहा है 0.0024। देन 0.2 के लिए, 0.2 के लिए वो तो हो गया, हाँ 0.0024 हो गया। 0.0021, सो 0.0021 ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने 0.21 लिख दिया। चलो ठीक है। अब लास्ट Fe500 के लिए, Fe500 के लिए फॉर Fe500 D dash by D 0.05, 0.00311 ठीक है। आगे
लिखो सर। क्या लिखूं सर? बेटा लिख तो दिया मैंने, आगे वाली वैल्यू तो बताओ सर। .1 के लिए, .1 के लिए है 0.00273। ठीक है, आगे आगे .15 के लिए, .15 के लिए 0.00235। और लास्ट है हमारा एम मोहम्मद नजीर ने सारी बता दी एक साथ निकाल के। कैलकुलेशन देखो उसकी कितनी तेज है, सारी एक साथ निकाल के दे दी उसने। ठीक है, मोहम्मद नजीर नजीर ने बता दी थी, मैंने वो सारी वैल्यूज लिख दी। मोहम्मद नजीर ने बता दिया, ठीक है, मैंने लिख दी सारी वैल्यूज। अब ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दीज वैल्यूज शुड बी नोन टू यू, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और कन्वेंशन के लिए भी, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो फॉर कन्वेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो कैसे निकलती है वैल्यू, एक्सप्रेशन डिराइव करके दे दिया आपको। तो हमने स्ट्रेन निकाल लिया कंक्रीट के अंदर एट द लेवल ऑफ स्टील। तो लास्ट वाला क्या होगा, 0.1, ये लो भाई 8 कर दो, उसको डेसिमल में भी दिक्कत आ रही है, 0.001797 लिखा तो बोलता नहीं 0.8 कर दो। ठीक है, 8 कर दो। क्लियर है बात? So you can calculate the strain in the concrete at the level of the steel with the help of the value of d dash by d। तो d dash by d की वैल्यू की मदद से आप ये सारे स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। अब मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, चेक करना, नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं मटेरियल, अलग अलग मटेरियल में डबली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर स्ट्रेस कितना डेवलप होता है। सो मटेरियल तो शॉर्ट में बता रहा हूं या आपको लिखवा रहा हूं, बताऊंगा पूरा डिटेल में, तो टेबल के फॉर्म में जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो स्ट्रेस डेवलप्ड, अब एक एक करके सारी बात बता देता हूं, फिर लिखवाने में आप मेरी हेल्प करोगे। पहला, डबली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर जो आपने स्टील प्रोवाइड किया एज टेंशन रीइंफोर्समेंट, उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है डिजाइन स्ट्रेस के बराबर, विच इज 0.87 FI। तो उसमें तो कोई इशू नहीं निकल गया था। सो इन केस ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन द टेंशन रीइंफोर्समेंट इज स्ट्रेस्ड अप टू 0.87 FI। क्यों? क्योंकि आप उसको डिजाइन ही कैसे करते हो, बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करते हो या अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करते हो। और जो एडिशनल मोमेंट है वो कौन कैरी कर रहा होता है, जो एडिशनल मोमेंट है वो हमारी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कैरी कर रही होती है। क्लियर चीज? अब जो हमारा स्ट्रेस होता है कंप्रेशन स्टील के अंदर, ये जनरली कम निकल के आता है 0.87 FI पे। किसमें? अगर Fe 415 है और Fe 500 है। तो अगर कंप्रेशन स्टील की बात करोगे और ग्रेड 500 लोगे, ग्रेड 415 लोगे, इन दोनों स्टील के अंदर कंप्रेशन साइड पे स्ट्रेस की वैल्यू 0.87 FI से जनरली कम निकल के आती है। तो ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। पर अगर कंप्रेशन साइड पे अगर हमारा स्टील Fe 250 लगा हुआ है, इसमें जनरली 0.87 FI डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसमें जो यील्ड स्ट्रेन है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, 0.0011। उसी तरीके से अगर आप कंक्रीट की बात करोगे एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील, अगर आप कंक्रीट की बात करोगे एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील, ये एक्चुअल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। पर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये वैल्यू कितनी मान सकते हो, आप ये वैल्यू मान सकते हो 0.45 FCK। तो ये अजम्पशन होगी हमारी, पर एक्चुअल में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एक्चुअल यू कैन गो फॉर द कैलकुलेशन। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अब मैं ये सारी बातें नोट करके लिखवा देता हूं। तो पहला मैंने मटेरियल क्या लिया, पहला मैंने मटेरियल लिया स्टील। तो पहला मैंने मटेरियल लिया स्टील, एंड टू बी मोर प्रिसाइज कौन सा स्टील, टेंशन स्टील। अब आप खुद बताओगे। तो टेंशन स्टील, टेंशन स्टील में स्ट्रेस कितना डेवलप होगा डबली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर, टेंशन स्टील में डबली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर स्ट्रेस कितनी डेवलप हो जाती है, अपनी डिजाइन वैल्यू के बराबर 0.87 FI। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? चलो नेक्स्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन स्टील की। बी पार्ट में हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन स्टील की। तो बी पार्ट में हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन स्टील की। कंप्रेशन स्टील में अगर Fe 415 है और Fe 500 है,
Fe415 है और Fe500 है, इनमें जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो कितनी होती है? इनमें जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो कितनी होती है? वो 0.87 Fi से कम होती है। सो लेस देन 0.87 Fi। कहां से निकालनी पड़ेगी आपको? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालनी पड़ेगी। सो फाउंड यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो लिखा सो फाउंड यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो फाउंड यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालनी पड़ती है हमें। ये हमारा हुआ पहला केस। अगर ग्रेड ऑफ स्टील Fe250 है, यहां पर कितनी निकल के आ जाती है? सो दिस इज लेस देन 0.87 Fi। अगर Fe250 है, ये वैल्यू निकल के आ जाती है 0.87 Fi। So this comes out to be 0.87 Fi। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो? क्लियर चीज। अब हम बात करें किसकी? कंक्रीट की। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्रीट। कंक्रीट, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट एट लेवल ऑफ व्हाट? एट लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। सो एट लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील जनरली ये वैल्यू क्या निकल के आती है? जनरली ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? जनरली ये वैल्यू 0.45 FCK से कम निकल के आएगी। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लेस देन 0.45 FCK। तो ब्रैकेट में लिख दिया फाउंड यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो फाउंड यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो फाउंड यूजिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और आप अज्यूम कर सकते हो 0.45 FCK, सॉरी Fi। तो यू कैन अज्यूम दिस वैल्यू टू बी 0.45 FCK। तो 0.45 FCK अज्यूम कर सकते हैं आप। क्लियर? तो एक टेबल बना के दे दिया आपको कि डबली रीइंफोर्स सेक्शन के अंदर कौन से मटेरियल में कितना स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, इन व्हाट मटेरियल हाउ मच ऑफ द स्ट्रेस इज डेवलप्ड। It means compression reinforcement will never fail for grade Fe415, Fe15 कभी भी स्टील फेल नहीं करता सिंगली रीइंफोर्स के अंदर भी। 0.001 वाला क्या बोला था? ये बोला था कि Fe250 के अंदर जो यील्ड स्ट्रेन होती है वो बहुत कम होती है, 0.0011। तो इतनी स्ट्रेन मिल जाती है यहाँ पे, दिस मच ऑफ द स्ट्रेन इज ऑब्टेन्ड। इसीलिए जो स्ट्रेस होती है कितनी डेवलप हो जाती है? 0.87 Fi डेवलप हो जाती है। ये चीज बोली थी मैंने। तो स्टील तो वैसे भी कभी फेल नहीं होता भाई, सिंगली रीइंफोर्स में कब फेल हो गया था? यील्डिंग ही तो हुई थी बस हमारे स्टील की। फेलियर तो हमेशा किसका होता है? कंक्रीट का निकल के आ जाता है। स्पेसिफिकली नोट करके लिखवा रखा है मैंने नीरज, अगर आप नोट्स पढ़ोगे, नोट में नोट्स के अंदर नोट करके लिखवा रखा है कि भैया स्टील कभी फेल नहीं करता, स्टील नेवर फेल्स। क्लियर है? चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलिए, तो ये तो हमारी बेसिक डिस्कशन कंप्लीट हो गई। तो एक बेसिक आइडिया दे दिया है आपको। ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं डिजाइन करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? डबली रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। So instead of going for over reinforced section, we'll be going for what? Doubly reinforced section। Doubly reinforced section के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। Steel is too elongated, हाँ उसको yielding बोला जाता है, that is technically termed as yielding। तो yielding of the steel takes place, but failure of the concrete takes place। concrete crush कर जाती है, concrete crushes। चलें आगे। Now we'll do the analysis of a doubly reinforced section। अब हम बात करते हैं analysis of doubly reinforced rectangular section। तो अगला पॉइंट है हमारा एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन।
rectangular section. Analysis of doubly reinforced rectangular section. हो जाए उसे yielding बोला जाता है। ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन। अब डबली रीइंफोर्स सेक्शन की एनालिसिस कैसे की जा सकती है? हाउ वी कैन डू द एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स सेक्शन। अब जरा देखना ध्यान से इसे। डबली रीइंफोर्स सेक्शन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो बीम में ब्रेक कर सकते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब डबली रीइंफोर्स सेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट बीम्स। दो अलग बीम में इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। ये कहानी मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर भी बताई थी। दिस स्टोरी आई हैव डिस्कस्ड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड आल्सो। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डबली रीइंफोर्स सेक्शन को दो अलग अलग बीम में स्प्लिट कर दिया। सो इट इज स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट बीम्स। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस। ये एक्चुअल में हमारी डबली रीइंफोर्स सेक्शन है। दिस इज अवर डबली रीइंफोर्स सेक्शन। कंप्रेशन स्टील, this is our tension steel. So area of steel in compression, area of steel in tension. Size of the beam B, effective depth of the beam D, और ये ऊपर से D dash. This is D dash. So this is D, this is B, and this is D dash. अब इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? How it can be splitted? एक में क्या कंसीडर कर लूंगा? एक में कंसीडर कर लूंगा सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। और सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में क्या होगा? सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट होगी। सो ओनली कंक्रीट विल बी देयर। तो इसके नीचे कंक्रीट नहीं है, ये हमारी कंक्रीट है। सो कंक्रीट, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको स्टील मिलेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील मिलेगा AST1। सो AST1 इसकी इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी, इसकी इफेक्टिव डेप्थ D डैश। इफेक्टिव डेप्थ इज D डैश। तो एक तो मैंने ये सेक्शन कंसीडर कर लिया। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन बीइंग कंसीडर्ड। क्लियर है चीज? हाँ, इसी में आप मेरे पे गुस्सा हुए थे, याद है मुझे। हाँ याद है ना, बिल्कुल इसलिए हुआ था कि याद रहे हमेशा। और दूसरा हमने क्या कंसीडर किया? दूसरा हमने कंसीडर किया कंप्रेशन साइड पे स्टील और टेंशन साइड पे स्टील। यहां पर क्या नहीं है? यहां पर कोई कंक्रीट नहीं है। नो कंक्रीट इज अवेलेबल, ओनली स्टील इज प्रोवाइडेड। सिर्फ स्टील प्रोवाइडेड है। तो सिर्फ स्टील प्रोवाइडेड है। ये बात हम बस समझने के लिए लिख रहे हैं। इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो इट इज ओनली बीइंग डन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। अब जरा चेक करो पूरी कहानी को। हम बोल सकते हैं डबली रीइंफोर्स सेक्शन इन दोनों बीमों को बना के मिला है। डी होगा, कहां पर डी होगा? अच्छा, यहां पर डी होगा। ठीक है, डी कर दिया। तो हमने बोला डबली रीइंफोर्स सेक्शन दो अलग अलग बीम को, हाँ कर दिया, वो डी कर दिया। दो अलग अलग बीम को जोड़ के बना हुआ है। एक हमारी सिंगली रीइंफोर्स बीम है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए कंक्रीट है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए स्टील है। दूसरी बीम में क्या प्रोवाइडेड है? दूसरी बीम में प्रोवाइडेड है कंप्रेशन साइड पे कंप्रेशन स्टील, और उसको रेजिस्ट करने के लिए, यानी उसके कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमने टेंशन साइड पे टेंशन स्टील भी दे रखा है। और टेंशन साइड टेंशन स्टील इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू D माइनस D डैश। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू D माइनस D डैश। तो ये D माइनस D डैश हमारी वैल्यू हो गई। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू D माइनस D डैश। तो ये वैल्यू है हमारी D माइनस D डैश। तो अगर मुझे अब इस बीम की एनालिसिस करनी है, तो पहली चीज, फॉर फोर्स इक्विलिब्रियम कंप्रेशन किसके बराबर होना चाहिए? टेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फोर्स इक्विलिब्रियम। तो पहली इक्वेशन, फ्रॉम फोर्स इक्विलिब्रियम कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन। तो कंप्रेशन टेंशन के बराबर है। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। कर सकते हैं इसको। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस C2। C1 कौन है? C1 कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट का, T1 टेंसाइल फोर्स स्टील का। क्लियर है यहां तक की कहानी? लीवर आर्म भी पता है हमें, वी नो द लीवर आर्म। इसको मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है, दिस इज अवर कंप्रेसिव फोर्स। तो कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है वो C1 है। स्टील का कितना है? स्टील का है T1।
तो स्टील की मैंने स्ट्रेस डायग्राम नहीं बनाई, डायरेक्टली बना के दिखा दिया आपको ये। सो दिस इज C1, दिस इज T1। उसी तरीके से स्टील का जो कंप्रेसिव फोर्स है कंप्रेशन साइड पे C2 और टेंशन साइड पे T2। सो दिस इज C2, दिस इज T2। क्लियर? लीवर आर्म की वैल्यू लिख सकते हो, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म। बिल्कुल सही बोला, कौन बोला ये? शाहरुख खान। दिस लीवर आर्म इज इक्वल टू व्हाट? ये लीवर आर्म है हमारी D माइनस 0.42 XU। दिस लीवर आर्म इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU। अब C1 और C2 की वैल्यू बता सकते हो? अब जरा ध्यान से देखना C1 और C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम 0.36 FCK into XU into width of the section। ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स है। दिस इज अवर कंप्रेसिव फोर्स C1। एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल गुप्ता। अब मुझे लिखनी है C2 की वैल्यू। ये है C2 की वैल्यू, कैसे लिखूंगा? अब जरा ध्यान देना, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पूरा कंक्रीट प्रेजेंट नहीं है, स्टील भी प्रेजेंट है, पर आपने पूरा कंक्रीट कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब वो कंक्रीट जिसका एरिया स्टील के एरिया के बराबर था, वो कंप्रेसिव फोर्स आपको घटाना पड़ेगा। तो वो कंक्रीट जिसका एरिया स्टील के एरिया के बराबर था, उसका कंप्रेसिव फोर्स आपको घटाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर स्टील प्रेजेंट है, तो आपने कंक्रीट के कंप्रेसिव फोर्स को ज्यादा कंसीडर कर लिया यहां पे। तो पहली चीज मैंने क्या करी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, यही हमारे कंक्रीट का एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ द कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन एट दिस लेवल। इसको आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, और क्या ऐड कर दोगे यहां पे? वो कंप्रेसिव फोर्स जो किसने प्रोवाइड करी? स्टील ने प्रोवाइड करी। तो वो कंप्रेसिव फोर्स जो स्टील ने प्रोवाइड करी, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन माइनस स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन एट द लेवल ऑफ द स्टील, ये हमारे C2 की वैल्यू है। C2 की वैल्यू में किसी को कोई डाउट हो? C2 की वैल्यू में किसी को भी कोई डाउट हो? अब T1 कितना है हमारा? T1 है 0.87 FY इंटू AST1। T2 कितना है? 0.87 FY इंटू AST2। और AST1 प्लस AST2 किसके बराबर है? टोटल एरिया ऑफ स्टील के बराबर है। दिस विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो इसको भी लिख देता हूं, इसको ऊपर भगाया, तो हम बोल सकते हैं 0.36 FCK XUB प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। तो ये हमारी फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकल के आ गई। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? यहां से हम XU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो फ्रॉम हेयर व्हाट विल बी कैलकुलेटेड? पेज ऐड किया तो हम बोलेंगे फ्रॉम हेयर कंप्यूट XU। सो फ्रॉम हेयर कंप्यूट XU। भाई नीचे आ जा। फ्रॉम हेयर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ XU। यहां से आप क्या कर सकते हो? XU निकाल सकते हो। FCC माइनस FC। बेटा शाहरुख खान देखो क्या बोल रहे हो, किसका घटाना है आपको? कंक्रीट का घटाना है कंप्रेसिव फोर्स या स्टील का घटाना है कंप्रेसिव फोर्स? कंक्रीट का घटाना है कंप्रेसिव फोर्स या स्टील का घटाना है कंप्रेसिव फोर्स? हुज कंप्रेसिव फोर्स इज टू बी रिड्यूस्ड? मुझे कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स घटाना है, स्टील का तो ऐड करना है ना। तो FSC का मतलब क्या है? स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। ये तो मैं ऐड करूंगा ना, दिस विल बी एडेड। और क्या घटा दूंगा? कंक्रीट का जो कंप्रेसिव फोर्स है जो एडिशनल ले लिया है मैंने। क्लियर है पूरी कहानी? अब जैसे ही XU की वैल्यू निकल के आ गई, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो, यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कंप्यूटेड। सो नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कंप्यूटेड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे निकाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2, तो मल्टीप्लाई कर दो लीवर आर्म 2 से। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 0.36 FCK B इंटू XU, लीवर आर्म 1 D माइनस 0.42 XU। तो यही है लीवर आर्म, D माइनस 0.42 XU। दूसरा C2 की वैल्यू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन FSC माइनस FCC, लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है? D माइनस D डैश। ये क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। दिस विल गिव यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल ली और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लिया। वी हैव फाउंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो। क्लियर है पूरी कहानी?
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? फॉर ऑल बार की स्पेस में जो कंक्रीट था उसके स्ट्रेस को माइनस किया एफएससी में से। स्ट्रेस को माइनस नहीं किया है, नहीं बेटा, स्ट्रेस को माइनस नहीं किया। हेल्पिंग हैंड भाई क्लियर कर लेता हूं। ये हमारा कंक्रीट था और ये हमारी स्टील थी। ये हमारा कंक्रीट था, ये हमारी स्टील थी। तो इसको हमने कैसे किया? इसको मैंने पूरा कंक्रीट बनाया। तो ये कंक्रीट बस इतना सही था, बचे हुए में स्टील था, तो मैंने इसको पूरा कंक्रीट बनाया। माइनस क्या किया? माइनस कंक्रीट को घटाया, ये कंक्रीट ही है, प्लस स्टील को जोड़ दिया, ये स्टील को जोड़ दिया। तो भैया ये किया है हमने यहां पे। तो इसका आपने कंप्रेसिव फोर्स कितना लिखा? 0.36 FCK B इंटू XU। ये इस पूरे कंक्रीट की कंप्रेसिव फोर्स है। अब घटाओ ना कंक्रीट की कंप्रेसिव फोर्स। कैसे घटाऊंगा? स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये स्टील का एरिया है, उसी के बराबर तो है कंक्रीट का एरिया। और क्या ऐड कर दिया आपने? स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये चीज करी है हमने। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। तो भैया स्ट्रेस को नहीं घटाया है हेल्पिंग हैंड, वो तो एएससी कॉमन आ जाता है। एएससी कॉमन आ जाता है, इसलिए आपको स्ट्रेस घटते हुए दिखता है। तो स्ट्रेस मत घटा देना, फोर्स घटाया है, फोर्स। क्लियर है पूरी कहानी? चले हेल्पिंग हैंड। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्पेलिंग सही करने दो मुझे स्क्रीनशॉट लेने से पहले। अब तो टाइम पूरा करवा दिया आपने, चलो जाओ। अब जो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है, अभी जो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है, इसमें एक एरर है। क्या एरर है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। The moment of resistance that we have found has error in it. What error it has, that we'll discuss tomorrow. चलिए, thank you everyone.